Hi everyone, Namaste and good morning. Welcome to the most awaited lectures of CA Foundation Accounts One Shot Revision Series. इन वीडियोस में हम सारे के सारे टॉपिक रिवाइज करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आरटीपी के क्वेश्चंस और पास एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन सीरीज. यूनिट नंबर 1, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले देखिए, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग एक्सेट्रा फॉर अर्निंग मनी. बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस मीन्स एन एक्टिविटी और एंटरप्राइज एंटर इनटू फॉर प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए किया गया एक्टिविटी या तो फिर एंटरप्राइज. मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग, बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विस. आप चाहो तो गुड्स प्रोड्यूस कर लो या तो फिर ट्रेडिंग कर लो, उसकी किसी से परचेज करके सेल कर लो, राइट. इसके बाद एग्जांपल ऑफ सेल ऑफ गुड्स. ठीक है, कार सेल हो रही है, ये सेलर है, ये परचेसर है, इसने कार परचेस की, रिटर्न में उसको पैसा मिल गया. एक चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं कि बिजनेस में हमेशा एक्सचेंज इन्वॉल्व है. बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व इन एक्सचेंज, मतलब एक जगह से आ रहा है और एक जगह जा रहा है, मतलब एक्सचेंज है, राइट. समथिंग इज कमिंग इन एंड समथिंग इज गोइंग आउट, एंड ऑन दिस प्रिंसिपल आपका डबल इंटरेस्ट सिस्टम बेस किया गया है. डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या बोलता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स. ठीक है, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट. तो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज होती है, कुछ आता है और कुछ जाता है, राइट. तो जो आ रहा है उसको आप डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो. ये बेसिक क्राइटेरिया होता है. बाकी अदर रूल्स है, ये आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, ट्रेडिशनल मॉडर्न रूल्स. थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं इनको. सेल ऑफ सर्विसेज. ठीक है, डॉक्टर ने अपनी सर्विस दी, इस पर्सन को इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, राइट. तो इसने रिटर्न में उसको पैसा दे दिया, मनी दे दिया, इसको बोलते हैं सर्विस. सर्विस में तो समथिंग इज परफॉर्म्ड. ठीक है, आपके लिए कुछ परफॉर्म किया जा रहा है, सर्विस, राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, बिजनेस मीन्स एक्सचेंज. ये वाली बात अपनी हो गई कि बिजनेस का मतलब ही एक्सचेंज होता है, इसलिए लेना और देना दोनों लगा रहता है. देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड, राइट. नाउ व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस के अंदर बहुत छोटे छोटे इवेंट होते रहते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन. कभी आपने कुछ सामान सेल कर दिया, कुछ आपने परचेज कर दिया, ये सारे छोटे छोटे इवेंट है. आपने किसी को हायर किया, फिर आप सैलरी पे कर रहे हो, आपने गोडाउन रेंट पे लिया या खुद परचेज कर लिया लैंड और बिल्डिंग, राइट. तो ये सारे इवेंट्स होते हैं. इन सारे इवेंट्स को जब आप क्लब करते हो ना, तब आपका बिजनेस फॉर्म हो जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन आर व्हेन बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेसमैन इन्वेस्ट द मनी, कैपिटल इन्वेस्ट हो गया. ठीक है. आफ्टर इन्वेस्टिंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, गुड्स एक्सेट्रा आर परचेज्ड. ठीक है. आफ्टर सेटिंग अप द शॉप, गोडाउन और फैक्ट्री, गुड्स आर परचेज और प्रोड्यूस्ड फॉर रीसेल. ये देखो गुड्स परचेज किए जा रहे हैं. इसके बाद गुड्स सेल करके आप मनी कलेक्ट करते हो, मनी अर्न करते हो, राइट. इसके बाद पेमेंट ऑफ सैलरी. ये सारी चीजें बिजनेस में रिकरिंग होते रहती है, छोटे छोटे इवेंट्स का एग्जांपल है. अब रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड क्यों करना है? बिकॉज देखो, एक बहुत बड़ा बिजनेस आप इमेजिन मत करो, छोटा सा बिजनेस इमेजिन करो. छोटे से छोटे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और हर दिन हजारों ट्रांजैक्शन होते रहते हैं. तो सोचिए, बड़ी कंपनी के एक दिन में करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं. तो वो कैसे याद रखेगा और कैसे एसर्टेन करेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे पास क्या आइटम है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पेमेंट करना है, हाउ मच अमाउंट इज टू बी कलेक्टेड, हाउ मच मनी इज टू बी पेड. ये सारे क्वेश्चंस का आंसर रखने के लिए सीधा सीधा एक डायरी मेंटेन करो और लिखते जाओ ट्रांजैक्शंस कि भाई इस तारीख को मेरा ये ट्रांजैक्शंस हुआ है. अब उसको करने का सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसी को अकाउंटिंग बोल रहे हैं. अकाउंटिंग मींस इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. हे कम ऑन, मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ. फिर से रिपीट करते हैं. अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ, राइट. आई होप आपको याद हो गया होगा. चलिए, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स एंड एनालाइजिंग इट. अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. ये डेफिनेशन होता है. अब इस प्रोसेस को आप एक्चुअली में कैसे करते हो? आपने जर्नल सीखा, आपने लेजर सीखा, आपने प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट सीखा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो आप ये सब चीज सीख चुके हो. आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हो आप करते हो रिकॉर्डिंग जर्नल में. क्लासिफिकेशन कहाँ पे होता है? क्लासिफिकेशन होता है लेजर में, राइट. और उसके बाद जो समराइजिंग होता है ना, एक सिंगल पेज में ट्रायल बैलेंस, पूरा का पूरा साल भर का अकाउंट एक सिंगल पेज में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सिंगल पेज में, और फिर बैलेंस शीट एक सिंगल पेज में जाती है. इसको बोलते हैं समराइजिंग. ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये समरी होती है. तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ. रिकॉर्डिंग इन जर्नल, क्लासिफिकेशन इन लेजर एंड समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. सबसे पहला एंड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है
रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ठीक है, प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रांजैक्शन से जो रिजल्ट आया ना उसको इंटरप्रेट करना। रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने अर्न किया। उसके बाद थर्ड होता है एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, क्या क्या मेरे एसेट्स है, क्या क्या मेरी लाइबिलिटीज है, किसको क्या पे ऑफ करना है, और बिजनेसमैन ने कितना पैसा एसरटेन किया है। तो रिजल्ट्स कैसे निकालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और फाइनेंशियल पोजीशन कहां से आती है? बैलेंस शीट्स। आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके देख चुके हो, राइट? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। भाई सिर्फ अपने पास अकाउंट बना के थोड़ी ना रख लोगे। अगर एक बड़ी कंपनी है तो उनके शेयर होल्डर्स को जाता है, गवर्नमेंट हमारा अकाउंट्स मांगती है, राइट? नेक्स्ट, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी कि कंपनी लॉन्ग रन में पैसा देने के लिए लायक है कि नहीं है, प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कैन बी डिपिक्टेड एज अंडर। देयर आर टू वर्ड्स इन अकाउंटेंसी, वन इज बुक कीपिंग एंड दूसरा होता है अकाउंटिंग और तीसरा होता है अकाउंटेंसी। तो इनका रिलेशन क्या है? सबसे पहले जब आप अकाउंटिंग स्टार्ट करोगे ना तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है? आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, लेजर प्रिपेयर करते हो, राइट, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। दिस फेज इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग होने के बाद जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैलकुलेट करोगे ना, जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैलकुलेट करके बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी इज द लास्ट फेज। वहां पे क्या होता है? आप उन पूरे अकाउंट्स को एनालाइज और इंटरप्रेट कर रहे हो, और या तो फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हो कि भाई पिछले साल ऐसा हुआ था, इस साल हम ऐसा करेंगे। ये सब कहाँ होता है? अकाउंटेंसी में। तो देखो है सब एक ही चीज, बट उसके अंदर स्टेजेस बने हो। फर्स्ट स्टेज बुक कीपिंग कहाँ तक होगा? जर्नल से स्टार्ट होगा एंड विल गो टू ट्रायल बैलेंस। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कहाँ जाएगा? अकाउंटिंग के अंदर। एंड लास्ट स्टेप इज अकाउंटेंसी विच इज टॉप ऑफ एवरीथिंग एंड इट इंक्लूड्स इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ, राइट? लास्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। नेक्स्ट, एसेट्स। एक प्रॉपर्टी होती है, पोजीशन होता है, लैंड, बिल्डिंग। एसेट्स का एक और डेफिनेशन होता है फ्यूचर बेनिफिट्स, एनीथिंग विच गिव्स यू फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर मतलब एक साल के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको भी आप एसेट बोलोगे। मान लो प्रीपेड इंश्योरेंस, अभी हमने पैसा दे दिया और फ्यूचर में उसका बेनिफिट लेंगे तो फिर ये भी हमारा एसेट है, ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटीज, क्रेडिट और उधार, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी से लोन लिया तो उसको वापस देना पड़ेगा। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिगेशंस, राइट? ऑब्लिगेशंस। इसके बाद गुड्स, इट इंक्लूड्स दोज आइटम्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। देखो गुड्स का मतलब क्या है? जो हमारा मेन बिजनेस है उस चीज के लिए जो सामान ले रहे हो उसको बोलते हैं गुड्स। अगर मेरा मेन बिजनेस स्टील का है तो मैं जो स्टील परचेस करूंगा ना वो मेरा गुड्स होगा। अगर मेरा मेन बिजनेस फर्नीचर का है तो जितने भी फर्नीचर मैंने परचेस किए या तो फिर प्रोड्यूस किए उसको बोलेंगे गुड्स। तो जो मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का बिजनेस है तो टीवी, फ्रिज, एसी जो मैंने रीसेल के लिए खरीदा है, दोज आर माई गुड्स। और परचेस और सेल की एंट्री ओनली इन्वॉल्व करती है गुड्स को। गुड्स जब आएगा तो परचेस और गुड्स जब जाएगा तो सेल, राइट? तो जब आप एसेट सेल करते हो ना उसको सेल नहीं बोलते। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि जब हम फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे उसको सेल में नहीं काउंट करते। सेल में क्या काउंट होगा? जो हमारा मेन बिजनेस है उससे जो रिलेटेड आइटम्स होते हैं उसको गुड्स बोलेंगे। और इसी गुड्स को जब आप सेल और परचेस करोगे ना तब जाके आपका सेल और परचेस में काउंट होगा एज पर अकाउंटेंसी रूल्स। एज पर अकाउंटेंसी रूल। देखो नॉर्मली तो सेल उसको भी बोलेंगे कि मेरा फिक्स एसेट है। मैं स्टील का डीलर हूं, मेरे पास कार थी, मैंने कार बेच दी, तो सेल ये भी है एज पर कॉमन सेंस। बट अकाउंटिंग सेंस के हिसाब से ये कैपिटल एसेट का सेल कर रहे हो आप, ये सेल नहीं है, ये नॉर्मल सेल नहीं है, सेल्स वाला सेल नहीं है। अकाउंटिंग के हिसाब से सेल्स वही होता है जो मेन बिजनेस वाली आइटम का सेल, राइट? और मेन बिजनेस वाले जो आइटम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। और परचेस अकाउंट के अंदर भी वही आएगा। हमने कार परचेस की है, अगर हम कार के डीलर नहीं है नॉर्मली तो कार हमारा फिक्स एसेट है या कैपिटल एसेट है, राइट? तो उसको अलग से रख दो आप कार अकाउंट में, परचेस अकाउंट में नहीं जाएगा। परचेस अकाउंट में से वो आइटम जाएगा जो हमारा मेन बिजनेस से रिलेटेड आइटम है। परचेस, बाइंग ऑफ गुड्स डिस्कस हो गया। सेलिंग ऑफ परचेस गुड्स फॉर मनी, पैसा कलेक्ट करेंगे। ड्रॉइंग्स, मनी और थिंग्स टेकन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर इज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जितनी भी चीजें लेते हैं, पर्सनल यूज के लिए जितनी भी चीजें आप बिजनेस से लोगे, या तो कैश ले रहे हो, ठीक है। अब बिजनेसमैन का कोई सैलरी तो होता नहीं है, खुद का बिजनेस है, तो जो पैसा ड्रॉ करता है ना घर के खर्चों के लिए, घर के खर्चे तो इसके भी है, तो वो जो पैसा विड्रॉ कर रहा है उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। और अगर अपने बिजनेस से कुछ गुड्स अपने घर लेके चले गया तो उस गुड्स को क्या बोलोगे आप? ड्रॉइंग्स बोलोगे, राइट? तो पर्सनल आइटम के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे? एक तो गुड्स ड्रॉन, दूसरा कैश, और बताओ इनकम टैक्स पे होता है ना, इनकम टैक्स पेड, इसको भी माना जाता है वो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ बिजनेसमैन है, इनकम टैक्स। LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC, अगर बिजनेसमैन का
उनकी वाइफ का या उनके बच्चे का किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो रहा है बिजनेस से, तो इसको भी हम क्या मानते हैं? ड्राइंग्स। बेसिक्स होने के बाद चलिए यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? दीज आर एजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। ये ऐसे एजम्पशन है जैसे अपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, ये सब टॉपिक यूनिट 2 में आएंगे। कॉन्सेप्ट्स आर दोज बेसिक एजम्पशंस एंड कंडीशंस व्हिच फॉर्म द बेसिस अपॉन विच अकाउंटेंसी हैज बीन लेड। ये बेसिस है जिसके ऊपर अकाउंटेंसी ले किया गया है। कॉन्सेप्ट आर दोज assumption एंड कंडीशन व्हिच फॉर्म द बेसिस अपॉन विच अकाउंटेंसी हैज बीन लेड। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रूल्स एंड गाइडलाइंस है। दीज आर रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट एन एंटिटी वुड फॉलो इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, या व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा, वन एंड द सेम थिंग। वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। देखिए ये इंस्टीट्यूट की फेवरेट जगह है और हर बार इन कॉन्सेप्ट में से या तो एक्सप्लेन करने का आता है या तो डिफरेंस बिटवीन आता है। जैसे हम स्कूल में करते हैं ना, टेबल बना के कॉलम बना के, वैसे नहीं करना है। डिफरेंस बिटवीन दो पैराग्राफ पकड़ो, मान लो दो कॉन्सेप्ट बोला, गोइंग कंसर्न और मटेरियलिटी, तो पहला पैराग्राफ गोइंग कंसर्न और दूसरा पैराग्राफ मटेरियलिटी का। पहले गोइंग कंसर्न एक्सप्लेन कर दो, फिर मटेरियलिटी एक्सप्लेन कर दो, राइट। तो आपको अलग से वैसा नहीं करना टेबल वेबल बना के, आपको क्या करना, सीधा सीधा एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जर्नल में जो कैपिटल की एंट्री होती है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन या टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। या तो आप ऐसा बोल सकते हो, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, जियो अलग है और मुकेश जी अलग है, दोनों को आप जोड़ मत दो एज पर अकाउंटेंसी। उसके हिसाब से अगर मुकेश जी ने पैसा इन्वेस्ट किया जियो पे, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको आप लोन की तरह ट्रीट करोगे, जस्ट लाइक अ लाइबिलिटी, जस्ट लाइक एन ऑब्लिगेशन, और इसी को बोलते हैं कैपिटल। इसीलिए कभी भी बिजनेस में पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट साइड क्या होता है? टू कैपिटल, मतलब कैपिटल को आप लाइबिलिटी बोल रहे हो। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आप कैपिटल को लाइबिलिटी बोल रहे हो। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, तो आप बोलोगे एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस और बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्संस। इसीलिए जब बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, उसको हमने लोन माना है, राइट। चलिए, money measurement concept, only those items in business will be recorded which can be measured in terms of money। अब ऐसी कोई आइटम है, जैसे मान लो पुरानी बाबा आदम के जमाने की कोई पेंटिंग है आपके पास, जिसकी आप मनी के टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते हो, राइट, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। जो आइटम सिर्फ मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड की जा सकती है वही अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड होगी। दूसरी आइटम जो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, दोज आइटम्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटेंसी, राइट। चलिए, इसके बाद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न मतलब आपका जो फर्म है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या तो फिर आपकी जो एंटिटी है तो फिर आपकी जो एंटरप्राइज है, वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस करने की कैपेबिलिटी और इंटेंशंस रखती है। ठीक है, कैपेबिलिटी मतलब ऐसी उनकी औकात है या तो फिर कैपेबिलिटी है और अपना इंटेंशन भी है, मन भी है। ठीक है, एक तो कैपेसिटी होना चाहिए, दूसरा मन होना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, राइट। यही होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न मीन्स कंटिन्यू टिल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग concern means business according to going concern accounts are prepared on the assumption, एक मान्यता है that the business is continued till a long period of time, hence it is assumed that the businessman has neither the intention nor the need। एक तो intention खुद का मानसिकता या खुद का मन, और दूसरा need मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि आपको बिजनेस बंद करना पड़े, राइट, टू क्लोज द बिजनेस। इसके बाद है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। देखो, गोइंग कंसर्न है तो बोला कि लॉन्ग टर्म तक चला लो बिजनेस, लेकिन उसको हमको सेपरेट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ कि एक बिजनेस में 10 साल तक चलाऊंगा, तो 10 साल के बाद थोड़ी ना कैलकुलेट करूंगा कि मैं कितना अर्न किया। मुझे तो थोड़े थोड़े टाइम में पता होना चाहिए मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ये सब जानने के लिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप अपने लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड को शॉर्ट में डिवाइड करो। शॉर्ट मतलब 1 साल, और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अकाउंट्स भी उसी पीरियड के बनाने हैं हमको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंट्स बनाएंगे। फिर हम अगले साल 1 अप्रैल को एक नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करेंगे, राइट, सेम कंटिन्यू नहीं करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। एज पर गोइंग कंसर्न द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, but if anything is not coming to an end, whether you will wait for it to end to calculate the results? No, we will not wait. No, therefore the account shall be prepared
आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड से 1 ईयर, गाइडलाइंस होती है कि 1 साल का अकाउंट प्रिपेयर करो एंड रिजल्ट्स आर कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, देयर आफ्टर न्यू सेट ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पीरियड, राइट। इसके बाद होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपको ट्रांजैक्शन उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना जहां पे वो इंकर किए गए। कैश मत देखो, आप ये देखो कि ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मान लो मैंने किसी को एक सेल कर दिया, ठीक है, सेल तो हो गया, सामान चलेगा मेरा, लेकिन पेमेंट नहीं आया। मान लीजिए पेमेंट अगले साल आ रहा है, तो क्या आप अगले साल रिकॉर्ड करोगे? नो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है सेल आज हुई है ना, आज ही रिकॉर्ड कर दो। कैश सिस्टम नहीं है कि अगले साल कैश आएगा तो आप वेट करोगे रिकॉर्ड करने का। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अक्रूवल सिस्टम सेज record the transaction as and when they occur. According to this concept, transactions are recorded in the period in which it is incurred, even if the actual cash is received or not. ठीक है, इट implies even if the transaction is in credit. अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो भी उसको रिकॉर्ड करो। we will record the transaction in that period only. ठीक। अब होता है उसी से रिलेटेड मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अब मान लो मैंने इस साल एक सेल की है, तो उससे रिलेटेड खर्चे है ना, वो भी इस साल रिकॉर्ड होने चाहिए, वो अगले साल तक नहीं जाएंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। उस पीरियड का जो रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है ना, वो इसी साल मैच करना है। should only be taken into consideration. In accounts, if any income is recognized, then expenses done to earn that income is also be recognized. ठीक है। इसके बाद है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सपोज रिलायंस ने एक जमीन खरीदी थी 100 साल पहले, जब कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। उस टाइम पे उन्होंने 10 रुपए स्क्वायर फुट पे जमीन खरीदी थी, और आज उसी जमीन का रेट है 1000 रुपए स्क्वायर फुट। तो क्या हम जो नया वाला रेट है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजनेस में? उससे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट बढ़ाना है सर, तो एक काम करो, जो जमीन है उसको करंट मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दो। तो अकाउंट इसको अलाउ नहीं करता। अकाउंटिंग में क्लियर रूल है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, जो ये बोलता है जमीन उस टाइम अगर 10 रुपए स्क्वायर फुट में खरीदी है तो आज भी उसकी वैल्यू उतनी ही चलेगी। आपको नई मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। न्यू मार्केट वैल्यू शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, और उससे प्रॉफिट को इन्फ्लेट नहीं करना है। जितने में खरीदा था उस टाइम पे उतने में ही आप अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखोगे, कभी भी उसको अपडेट नहीं करोगे, याद रखना, राइट। इसके बाद ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अपनी बात हो गई ना कि बिजनेस मतलब एक्सचेंज होता है, लेना और देना दोनों साथ में लगा रहेगा। तो ड्यूअल एस्पेक्ट यही तो हुआ कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर लेना और देना है, मतलब डेबिट और क्रेडिट है, राइट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट, या तो फिर लेना और देना सिंपल भाषा में। एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज, लेना और देना। देयरफॉर अ ट्रांजैक्शन कंप्राइजेस ऑफ टू एलिमेंट्स, समथिंग इज कमिंग लेना एंड समथिंग इज गोइंग आउट देना, डेबिट और क्रेडिट। कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज ऑल प्रोबेबल और एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डोंट रिकॉर्ड एनी प्रोबेबल और एंटिसिपेटेड इनकम। मतलब अगर मैं सोच रहा हूं कि कल मेरी इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपए की, उसको रिकॉर्ड मत करो, लेकिन अगर कल मेरा लॉस हो गया तो उसको आज के आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। कोई आपको ऐसा बोल दे कि कल आपके घर में पानी नहीं आएगा, तो एक लॉस टाइप की चीज फील होती है। तो घर वाले क्या करते हैं, फटाफट बाल्टियां भर लेते हैं। तो वैसे ही जैसे अगर कोई लॉस का इंडिकेशन मिल रहा है आपको, आपके पास ऐसी आशंका या इंडिकेशन है जिससे आपको कल लॉस होने वाला है। मान लो आप स्टील इंडस्ट्री में हो और आज आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि कल पूरा भाव गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे, लॉसेस को रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि भाव ऊपर चले जाएगा स्टील का, तो उसको रिकॉर्ड मत करना, उसके लिए वेट करना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट दोनों के बारे में बोल रहा है। एक है एंटिसिपेटेड या प्रोबेबल लॉसेस, इसको रिकॉर्ड करना, और दूसरा होता है एंटिसिपेटेड या प्रोबेबल या तो फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इसको रिकॉर्ड मत करो। जिस दिन होगा उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, राइट। इसके बाद है कंसिस्टेंसी। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात की ना, ठीक है, मेथड्स या बेसिस है या अजम्पशंस है, तो जिस चीज को आपने एक बार चूज कर लिया उसको बार बार चेंज नहीं करना है, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। वी शुड नॉट चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज अगेन एंड अगेन, ठीक। क्यों? बिकॉज अगर आप 1 साल का अकाउंट्स कंपेयर करोगे दूसरे साल से और आपने मेथड चेंज किया होगा, तो दोनों अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं बचेंगे ना, क्योंकि सेम ग्राउंड नहीं है। इसलिए इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। हाँ, आप कुछ केसेस में चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर लॉ बोलता है, पहले हम क्या फॉलो करते थे, सर्विस टैक्स, अभी जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी ने बोला ना चेंज करो, तो उसके हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हो, बिकॉज लॉ बोल रहा है चेंज करो। दूसरा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती है जो किसी भी कंट्री की प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी, जैसे हमारी कंट्री की प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है, आईसीआई, उन्होंने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया है किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, जैसे मान लो इन्वेंटरी कैसे वैल्यू करना है, तो जितने भी बिजनेस उस कंट्री में है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद है मटेरियलिटी। सर मेरे बिजनेस में छोटा सा 2 रुपए का स्क्रू हो गया, इसको मैं रिकॉर्ड कर लूं, लॉस है ना सर, ये हमारा लॉस तो है ही,
तो बेटा लॉस है, मान रहा हूं, लेकिन इतना छोटा कि बिजनेस को फर्क ही नहीं पड़ता। मटेरियलिटी मतलब ऐसी चीजें जिससे बिजनेस को फर्क पड़ता हो, ठीक है। अब एक ट्रेडर है, उसका छोटा सा स्क्रू हो गया है, लॉस तो है ये भी, ठीक है, 2 रुपए का लॉस है, बट क्या फर्क पड़ रहा है क्या बिजनेस को इस चीज से? नहीं पड़ रहा, तो छोड़ो ना। अकाउंटिंग के अंदर ओनली दोज आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड विच हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ओवर द बिजनेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, all items having significant economic effect on the business shall be disclosed, and any insignificant item which is not relevant shall be ignored. इनसिग्निफिकेंट आइटम को इग्नोर करो और सिर्फ सिग्निफिकेंट आइटम को आप रिकॉर्ड करो। सिग्निफिकेंट आइटम को मटेरियलिटी बोला जाता है। मटेरियलिटी मतलब हाई वैल्यू या सिग्निफिकेंट आइटम्स। द टर्म मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म एंड विल डिपेंड अपॉन द पर्सनल जजमेंट। सब्जेक्टिव टर्म कैसे? देखो, रिलायंस जैसी कंपनी के लिए 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, तो वो उतना मटेरियल नहीं है, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर छोटा ट्रेडर है, ठीक है, छोटा सा दुकान वाला है, ठीक है, जो चिप्स कुरकुरे बेचता है, जनरल किराना वाला, उसको तो फर्क पड़ता है 100 रुपए से। तो मटेरियलिटी विल चेंज अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे। कॉमन सेंस, मटेरियलिटी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनी आइटम एंड साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, आइटम और साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का कि प्लीज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या बोलता है? जितने भी अकाउंटेंट है या तो फिर जितने भी बिजनेस है, वो 3 कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो करेंगे। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस को लंबा चलाना है। कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब अकाउंटिंग मेथड्स को फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। और थर्ड आपका हो गया अक्रूवल मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैश का वेट नहीं करना है। जब ट्रांजैक्शन हुआ आप रिकॉर्ड कर लो। ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आप हमेशा फॉलो करोगे, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इंस्टीट्यूट बार बार क्वेश्चन पूछती है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो आप लिखोगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब है इट इज ऑलवेज अप्लाइड इन द बिजनेस, इट इज always assume the 3 principles are always applied in accountancy: going concern, consistency and accrual. Going concern, consistency and accrual important fundamental accounting assumptions है। फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना इन तीनों प्रिंसिपल्स को, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखो हर बार आया एग्जाम में, May 19 के एग्जाम में 4 मार्क्स का आ गया था। डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट मतलब वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट जहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं एज पर द परचेज प्राइस, जब आपने परचेज किया था एसेट को। और गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है। तो इन दोनों को अलग अलग पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो, आपका आंसर सेट हो गया 4 मार्क्स का। इसके बाद स्टेट विथ रीजंस ट्रू और फॉल्स। एक बात ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 करने हैं, लेकिन पहला वाला कंपलसरी है, पहला वाला ऑप्शन में नहीं ले सकते हो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, वो हमेशा स्टेट ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन होता है, ठीक है। इसके 6 पार्ट्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर से वो उठाता है। और 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 6 into 2 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके नवंबर 19 के फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया था। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये कंजर्वेटिज्म क्या है सर? ये प्रूडेंस है, ठीक है। बताइए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। यस, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको कि लॉसेस को एंटिसिपेट करो। तो अगर आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू अगर कम है तो उस पर रिकॉर्ड करना है, और अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। दोनों में से जो कम हो, मार्केट प्राइस या तो फिर कॉस्ट। और एग्जांपल डाल देना, मान लीजिए मैं एक आइटम बनाता हूँ 10 रुपए की और मार्केट प्राइस 15 है, तो मैं 10 पर रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर 10 की आइटम और मार्केट प्राइस 8 हो गई है, तो बताइए ट्रू वैल्यू क्या हुई? तो बताइए ट्रू वैल्यू क्या होगी? 8 रुपीज, जितने पे उसकी सेल प्राइस डिसाइड हो रही है, राइट। इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आरटीपी का क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आरटीपी का क्वेश्चन, ठीक है। मर्केंटाइल क्या है? वही अक्रूवल का दूसरा नाम क्या होता है? मर्केंटाइल। दोनों को एक्सप्लेन कर दो। कैश बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? पैसा आया रिकॉर्ड, पैसा गया रिकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली कैश। लेकिन मर्केंटाइल क्या बोलता है? लेकिन मर्केंटाइल या तो फिर अक्रूवल सिस्टम आपको क्या बोलता है कि आप तभी रिकॉर्ड करो ट्रांजेक्शन को जब वो ट्रांजेक्शन हो रहा है। कैश का आने जाने का टाइम मत देखो, राइट। कैश का आना जाना भी रिकॉर्ड होगा, बट बिना कैश वाले ट्रांजेक्शन भी ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड किए जाएंगे, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ब्रीफ।
आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर। अकाउंटिंग पॉलिसी कहाँ कहाँ एनकाउंटर होती है, आप इसमें लिख सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी का डेफिनेशन, और आप ये भी लिख लो कि एरियाज कौन से हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या तो फिर स्टॉक की वैल्यूएशन, राइट, फीफो बेसिस, लीफो बेसिस, वो सब आप लिख सकते हो। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। देखिए हाई चांसेस होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आरटीपी में है तो वो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आरटीपी के हैं एंड देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। 3 अकाउंटिंग एजम्पशन होते हैं फंडामेंटल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या बोलता है कि लोग ये मान के चलेंगे कि अगर अकाउंट्स बना है तो ये 3 कॉन्सेप्ट उसमें हमेशा अप्लाई किए गए हैं, हमेशा, ऑप्शन पे नहीं। अकाउंटिंग कन्वेंशन भी आप पढ़ लेना, राइट, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते कभी भी। ठीक है, यूनिट 4 कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। देखिए एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स मतलब पैसा गया और पैसा आया, इन दोनों का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल मतलब नॉर्मली लॉन्ग टर्म और रेवेन्यू मतलब नॉर्मली शॉर्ट टर्म। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बाद इंस्टीट्यूट का ये सेकंड फेवरेट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का फिक्स है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 1 वाले में। तो चलिए फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई ट्रांजैक्शन इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, क्यों करोगे आप, क्योंकि रेवेन्यू वाले आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और कैपिटल वाले आइटम्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और वो बैलेंस शीट में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू आइटम कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू के आइटम्स कौन से हैं और प्रॉफिट लॉस में लेके जाने के हैं, और कैपिटल अकाउंट्स कौन से हैं तो उसको बैलेंस शीट में लेके जाना है, राइट। कैपिटल आइटम्स आर जनरली लॉन्ग टर्म आइटम्स एंड हेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 1 ईयर, राइट। रेवेन्यू आइटम्स आर जनरली शॉर्ट टर्म एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी एसेट। इससे कोई एसेट नहीं होता, इमीडिएट कंजप्शन, इमीडिएट बेनिफिट के लिए होते हैं, एंड मीन्स इमीडिएट बेनिफिट एंड शैल बी कंसिडर्ड एज करंट ईयर एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो और खत्म कर दो उसको लंबा लेके नहीं जाना रेवेन्यू आइटम्स को। ठीक है, फैक्टर्स कंसिडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल रेवेन्यू। छोटे का एक क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का कि बताइए कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सा बोलोगे कैपिटल है, कौन सा बोलोगे रेवेन्यू है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या बोलता है, अगर मैं एक फर्नीचर डीलर हूँ, ठीक है, मतलब मेरा काम ही फर्नीचर का, तो जो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ 2000 रेवेन्यू आइटम्स, क्यों, क्योंकि मुझे अभी लेके अभी सेल कर देना है। लेकिन अगर मैं फर्नीचर डीलर नहीं हूं, मैंने फर्नीचर लगाया अपने ऑफिस में और उसको लंबा चलाऊंगा मैं, तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर परचेस किया वो होगा रेवेन्यू, और अगर फर्नीचर का बिजनेस नहीं है और फर्नीचर परचेस किया तो हो गया कैपिटल। तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ठीक। दूसरा होता है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। बार बार एक ही एक्सपेंडिचर को किया जा रहा है, जैसे कि सैलरी। देखो, 1 महीना काम किया एम्प्लॉय ने, आपने उसको सैलरी पे किया, फिर अगले महीने उसने काम किया, उसका सैलरी आप पे कर रहे हो, फिर अगले महीने काम किया, उसने सैलरी पे कर रहे हो, बार बार हो रहा है, ठीक है, रिकरिंग नेचर है। तो ये रेवेन्यू है कि इमीडिएट आप बेनिफिट ले रहे हो, फिर से कर रहे हो, फिर बेनिफिट ले रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, इस तरीके की साइकिल चलते जा रही है अगेन एंड अगेन, तो इसको बोलेंगे रिकरिंग नेचर। इसके बाद पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर। पर्पस क्या है, देखो रिपेयर 2 टाइप के होते हैं। अगर आप एक सेकंड हैंड मशीन परचेस करते हो और पहली बार रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, पहली बार अगर आप रिपेयर करोगे तो उसको बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि वो उस एसेट को पहली बार यूज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर आप बार बार रिपेयर कर रहे हो, एक तो रिकरिंग नेचर है और दूसरा उसका कोई अलग से बेनिफिट नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है, एग्जिस्टिंग चीजों को मेंटेन कर रहा है, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। आपने ऐसा कोई खर्चा किया जिससे रेवेन्यू बढ़ जा रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मान लो मैं ऐसा कोई खर्चा कर रहा हूं, मान लीजिए मैं ऐसा कोई खर्चा कर रहा हूँ जिससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मैंने मशीन में ऐसा छोटा सा इक्विपमेंट लगा दिया कि फ्यूचर में उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और ये जो बेनिफिट है ये मेरा लंबे समय तक चलने वाला है, तो इससे मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गई। भाई पहले मैं अगर 1 साल में 1 लाख यूनिट बनाता था, तो ये जो डिवाइस मैंने अटैच किया ना, ठीक है, मशीन में, इससे मेरा 1.5 लाख यूनिट बनने लग गया। तो ये जो डिवाइस का खर्चा है ये कैपिटल है, और डिवाइस अटैच करने से कोई ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा है, बस एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मेंटेन की जा रही है, या तो फिर कूलिंग वूलिंग हो जा रहा होगा, तो उसको आप रेवेन्यू में ले लोगे, राइट। इसके बाद मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट वाले जो प्लेट्स लेते हैं ना, बहुत नॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, ऐसा आप मानते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। अब वो साइड से गिर गई, ठीक है, साइड से गिर गई तो टूट जाएगा ना, क्रॉकरी है वो, तो इसका जो खर्चा होता है वो नॉर्मली लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेते हैं। छोटा सा अमाउंट है भाई, प्लेट है, छोटा सा अमाउंट है, पेन है, ठीक है, पेन एक एसेट है
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं होता। क्यों? 10 रुपए की पेन है यार, रेवेन्यू में डाल के खत्म करो प्रॉफिट एंड लॉस पे, कहाँ उसको एसेट बनाओगे बैलेंस शीट में? पैन अकाउंट, वाह एसेट में पेन दिख रही है, ठीक है। इरेजर, ठीक है एसेट है, लॉन्ग बेनिफिट देगी, बट छोटी सी अमाउंट इन्वॉल्व है ना। तो स्टेशनरी को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, तो स्टेशनरी को इसीलिए रेवेन्यू आइटम मानते हैं, तो प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंडिचर माना जाता है उसको, राइट, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन का बाइफर्केशन, ठीक, कैपिटल या तो फिर रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स विच इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी, को जो बढ़ा दे, परचेस ऑफ मशीन, राइट। नेक्स्ट रिसीट्स, मनी रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा। अब रेवेन्यू के अंदर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट ओनली फॉर करंट ईयर, इमीडिएट बेनिफिट। चॉकलेट लिया खा ली, इमीडिएट बेनिफिट, ठीक है। कुछ आइटम परचेस किया, तुरंत यूज हो गया, इमीडिएट बेनिफिट। स्टॉक लिया और तुरंत बेच दिया, इमीडिएट बेनिफिट, परचेस ऑफ स्टॉक एग्जाम्पल। अब रिसीट्स क्या होता है? सेल्स, ठीक है। मनी रिसीव फ्रॉम रेगुलर बिजनेस, रेगुलर बिजनेस से जो आपको पैसा आया ना उसको बोलोगे आप रेवेन्यू आइटम। करंट एसेट क्या होता है? डेटर्स का पैसा आना, ठीक है, और स्टॉक बेच के पैसा आ गया, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, सेल ऑफ स्टॉक, राइट। 2 मिनट आप इसको रिव्यू कर लीजिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। देखिए सबसे पहला होगा बेनिफिट, मोर देन 1 ईयर, इसमें ओनली करंट ईयर। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटल आइटम जो होती है बैलेंस शीट में जाती है, और रेवेन्यू आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। नेचर, नॉन रिकरिंग या रिकरिंग होता है, बार बार रिपीट होता है। रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट होता है। नीड, फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी, रनिंग द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। अगर मेरा 100 का यूनिट है, खर्चा की तो 100 ही रहेगा, तो फिर वो रेवेन्यू हो गया। और अगर मेरा 100 का प्रोडक्शन है और मेरा 100 प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन मेरा 150 हो गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, और यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस इंकर किए गए हैं उसको उसी पीरियड में ले लो, ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। चलिए अब डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट सिनारियोज, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सीधा सीधा इसका एग्जांपल आता है कि बताओ ये खर्चा हुआ, बताओ कैपिटल है कि रेवेन्यू, और क्यों है। तो अगर प्लांट मशीनरी परचेस कर रहे हो या तो फिर कोई और एसेट परचेस कर रहे हो, उस केस में देखो टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट मतलब आप उसको कैपिटल में ले लोगे, कैपिटल एक्सपेंसेस। अगर आपने पहली बार मशीन परचेस की है तो मशीन खरीदने का खर्चा नहीं, मशीन को फैक्ट्री में ला के चालू करने तक का खर्चा, कि मतलब बटन दबाया और मशीन चालू और हमारे काम की हो जाए। सिर्फ मशीन खरीदने का खर्चा नहीं, बाकी खर्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, और उसको पहली बार कॉस्ट में लेने हैं। और कॉस्ट में लेने का मतलब क्या हो गया? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। तो सबसे पहले जब आप टोटल कॉस्ट देखोगे मशीन की, एक तो परचेज प्राइस इन्वॉल्व होता है, दूसरा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाड़ा लेता है ना। अगर आपने कभी फ्रिज खरीदा होगा तो रिक्शा वाला घर आके पर्ची आपको पकड़ाता है, राइट। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, भाई यहाँ पे मशीन आई, आपको पता है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे मशीन है, वो घर के साइज की बड़ी मशीन होती है। उस मशीन को यहाँ पे लाया जाता है पार्ट्स में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर वहाँ पे एक उसका बेस बनाया जाएगा, कंक्रीट का एक बेस, ठीक है। मशीन को जमीन पे तो नहीं रख दोगे कि जमीन पर पड़ा हुआ है, कि जमीन पे पड़ा हुआ है, पानी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है और ऐसे खराब हो जा रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर बेस बनाया जाता है, तो उस बेस का खर्चा, ठीक है। एनी अदर एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया, वो पूरा फिटिंग कर, ये सारा एक्सपेंस, मतलब पहली बार का सारा खर्चा। आपको क्वेश्चन में अगर पूछा है कि ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व इन परचेज ऑफ मशीन वेदर इट इज अ कैपिटल और रेवेन्यू, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट में इंक्लूड होता है ना, मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड हो रहा है, तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ब्रिंगिंग द मशीन फ्रॉम फैक्ट्री टू अवर फैक्ट्री विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल। अब बात करेंगे यूज्ड और सेकंड हैंड मशीन की। अगर मान लो हमने किसी से यूज मशीन खरीदी है, तो वो अपने हिसाब से चला रहा था और वो खराब हो गई, तो पहली बार हमारे बिजनेस में तो पहली बार चालू हो रही, सेकंड हैंड है तो क्या हो गया? हमारे बिजनेस में तो पहली बार परचेस हुई ना। तो इस केस में जब ये पहली बार बिजनेस में यूज होगी, तो पहली बार आप रिपेयर भी कराओगे अपने हिसाब से, कुछ पेंटिंग कराओगे, कुछ भी कराओगे, और यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन अपना फिटिंग करेगा उसको, ये सब खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सब कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है पहली बार। और इसका इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन बताइए, ओवरहॉल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल रिपेयर एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर सेकंड हैंड मशीन वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू, आपका आंसर क्या होगा? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज ओवरऑलिंग मतलब
फिर से आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हो अपने मशीन अपनी फैक्ट्री में पहली बार, ठीक है, इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक, परचेज प्राइस, ओवरऑल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट टाइम रिपेयर ना, ये जितने भी कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं ना सेकंड हैंड मशीन में, वो कॉस्ट का मतलब क्या होगा, वो कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। इसके बाद जब आप बात करते हो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने की, अब इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज प्राइस, फिर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है ना गवर्नमेंट को, वो सब इंक्लूड होगा। लीगल फीस टू एक्वायर, ब्रोकरेज कमीशन, आपको क्वेश्चन आएगा बताओ लीगल फीस टू एक्वायर अ लैंड और बिल्डिंग, ये कैपिटल के रेवेन्यू, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कैपिटल है। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होता है, क्योंकि लैंड की टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होता है ना, ठीक है। रजिस्ट्री चार्जेस पेड फॉर लैंड, बताइए कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल होगा। बाउंड्री चार्जेस, हमने जमीन खरीदी उसमें बाउंड्री बनवाई, हर जमीन पे पहले से बाउंड्री नहीं बनी होती है, ठीक है ना, खुद को बनानी पड़ती है, तो पहली बार जो बाउंड्री बनाई वो चार्जेस कौन से हैं, कैपिटल वाले हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए डिजाइन एंड लेआउट चार्जेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, कैपिटल है कि रेवेन्यू है, कैपिटल है। आर्किटेक्ट फीस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, कैपिटल। इंटीरियर फीस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, कैपिटल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टील खरीदा गया, क्यों खरीद रहे हो, बिल्डिंग बनाने के लिए स्टील खरीद रहे हो, ठीक है। ईंटें खरीद रहे हो, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स क्यों खरीद रहे हो, फॉर अ न्यू बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद सीमेंट परचेज हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ लेबर, हमने लेबर का पेमेंट किया, नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन लेबर का पेमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये लेबर कौन से वाले हैं, जो कंस्ट्रक्ट करे बिल्डिंग को, तो ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टेम्पररी हट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंस्टीट्यूट का एकदम फेवरेट एरिया, कि बताइए हमने एक टेम्पररी हट बनाया, ठीक है। आप कहां पे कंफ्यूज होगे, आप बोलोगे सर शॉर्ट टर्म है, लेकिन भाई टेम्पररी हट जरूरी था बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि उस टेम्पररी हट में कौन रह रहा था, वहां पे या तो हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है, जो हमने खरीदा ना, ईंटे वीटे खरीदा, सीमेंट खरीदा, वो पड़ा होगा, या तो फिर हमारे लेबर रह रहे होंगे। ये जरूरी खर्चा है ना भाई बिजनेस का, ये जरूरी खर्चा है ना बिल्डिंग बनाने के लिए, तो इसको भी आप कैपिटल में लोगे। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि टेम्पररी वर्ड बोला, टेम्पररी शॉर्ट टर्म, ठीक है, लंबे समय तक के लिए नहीं है। हमने क्या रख लिया कि लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल है, शॉर्ट टर्म है तो रेवेन्यू है, तो यहाँ पे टेम्पररी वर्ड लिखा है, एग्जाम में देखेंगे टेम्पररी, सीधा मार दो रेवेन्यू, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट फंसाएगा। टेम्पररी हट किसके लिए है, फॉर लेबर एंड मटेरियल, तो इसको आप कहां पे लोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोगे। याद रखना ये जितना भी अपन डिस्कस करें ना, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को उड़ाने का खर्चा, भाई डायनामाइट लगा के उड़ाना पड़ेगा, डायनामाइट फोकट का थोड़ी ना आता है, तो वो सब खर्चा इंक्लूड किया जा रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में, मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक ओल्ड बिल्डिंग आप खरीद रहे हो, ठीक है, परचेज प्राइस, फर्स्ट टाइम रिपेयर कराओगे, व्हाइट वॉशिंग करवाओगे, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन अगेन, व्हाइट वॉशिंग ऑफ यूज बिल्डिंग परचेस्ड, आपने यूज बिल्डिंग परचेस की, वहां पे व्हाइट वॉशिंग हो रही, बताओ कैपिटल के रेवेन्यू। आप बोलोगे शॉर्ट टर्म है रेवेन्यू, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा, कैपिटल है, ये सब कैपिटल है, राइट। इसके बाद इंटीरियर की फीस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, ब्रोकरेज चार्जेस, सब कुछ। अभी ब्रोकरेज चार्जेस क्या होता है सर, ब्रोकरेज चार्जेस मतलब जब आपको एक बिल्डिंग खरीदनी है तो आप खुद थोड़े ढूंढने जाओगे, हर गली गली घूम रहे हो गाड़ी लेके, भाई किसी को हायर कर लो, वो घूमेगा, हम उसको चार्जेस पे कर देंगे, राइट, छोटा सा अमाउंट होता है आपके लिए। इसके बाद अमाउंट इंकर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, अब एक सिनेमा हॉल स्टार्ट करना है, उसका लाइसेंस लोगे, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट तो हमें लॉन्ग टाइम तक मिलेगा ना, एक बार लाइसेंस ले लिया लॉन्ग टाइम तक, अगर रिन्यूअल है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम फीस ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस, ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पार्ट्स ऑफ मशीन चेंज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पार्ट्स ऑफ मशीन चेंज फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी या एफिशिएंसी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आप देखना अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इंस्टीट्यूट बार बार पूछते हैं आपसे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस, ठीक है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बताइए ट्रू फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स, बताओ। ये फॉल्स है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो ऑब्टेन करते हो लाइसेंस, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद देखो इंस्टीट्यूट ने फिर पूछा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, नवंबर 18, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है यहाँ पे, ये रेवेन्यू बोल रही है, इंस्टीट्यूट बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। ऑब्वियसली ये क्या है, ये है आपका फॉल्स। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी, यहां पे आपको इंस्टीट्यूट फंसा रहा है टेम्पररी वर्ड में, विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस एंड वर डेमोलिश व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी, डेमोलिश किए गए, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट, बताइए ट्रू की फॉल्स। इट इज ट्रू, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट वॉज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग।
अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस MSXYZ एंड कंपनी रन्स अ कैफे, एक कैफे रन कर, दे रिनोवेट किया उन्होंने, फिर से नया कर दिया कैफे को. सम ऑफ द ओल्ड कैबिन्स, बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन सम स्पेस वॉज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन्स वर इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18. क्या हुआ, रिनोवेशन किया, उससे कुछ स्पेस खाली हो गई. पहले मेरी सिटिंग कैपेसिटी 15 की थी, अब वो 18 की हो गई. अब मेरी कैपेसिटी बढ़ गई ना, तो मेरा रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ गया. तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड वॉज 30,000 एंड वॉज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आप बोलो इट इज फॉल्स, रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है. क्यों? क्योंकि मेरी कैपेसिटी 15 से 18 तक बढ़ गई है, और वो खर्चे जो हमारी कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ा दे, वो कौन से होते हैं? वो कैपिटल होते हैं. फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसीट एज इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर. लाइफ टाइम मेंबरशिप, एक बार फीस पे करना है, तो रेवेन्यू की कैपिटल है ना, लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग. ठीक है, आप बोलोगे फॉल्स बिकॉज इट इज लाइफ लॉन्ग, वन टाइम फीस है, रिकरिंग नहीं होता, तो आप इसको क्या बोलोगे? कैपिटल बोलोगे. ठीक. इसके बाद अमाउंट पेड टू मैनेजमेंट कंपनी फॉर कंसल्टेंसी टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर if the reduced working expense will generate long-term benefit to the entity. Yes, true. The amount paid to management company for consultancy to reduce the working expense. ऐसा खर्चा कर रहे हो जो आपके एक्सपेंस को कम कर देगा for a long period of time. कैपिटल है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. डिफाइन रेवेन्यू रिसीट्स एंड गिव एग्जांपल. हाउ आर दिस रिसीट्स ट्रीटेड? हमेशा इंस्टीट्यूट आरटीपी से क्वेश्चन पूछता है. आरटीपी इज जस्ट लाइक जो हमको रिवीजन टेस्ट पेपर मिलते थे ना, मैडम बोलती थी ना, बेटा इसको पढ़ लेना, रिवीजन क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा. तो इसमें बहुत कुछ आता है. आरटीपी से इंस्टीट्यूट बहुत कुछ पूछती है. देयर आर हाई चांसेस. ठीक है, गारंटी नहीं है, लेकिन हाई चांसेस है कि आरटीपी से क्वेश्चन आएंगे. ठीक. रिसीट्स विच आर ऑब्टेन इन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज आर रेवेन्यू रिसीट्स. ठीक है, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा. रेवेन्यू रिसीट्स शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसीट्स. एक्चुअल पैसा मतलब रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू मतलब सेल्स. रेवेन्यू रिसीट्स आर क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके कैपिटल या तो फिर रेवेन्यू वाले टॉपिक के. और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और ये कैपिटल और रेवेन्यू वाला इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है, ट्रू और फॉल्स में हर एग्जाम में आता है. अच्छे से करके जाना. एग्जाम्पल्स नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी. देखो, कंटीजेंट एसेट मतलब क्या होता है? ये कोई एसेट नहीं है, ये कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल एसेट है या पॉसिबल लायबिलिटी है विच डिपेंड्स अपॉन सम फ्यूचर इवेंट. ठीक है, अभी है नहीं, फ्यूचर प्रोबेबल है. कंटीजेंट एसेट क्या होता है? इट इज अ पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट. आपने पहले कुछ किया था, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एंटिटी. वंस अगेन, पॉसिबल एसेट है, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट which depends upon happening or non happening of future event which is out of control of entity. अब contingent liabilities क्या होता है? इसके दो डेफिनेशन है. पहला तो इसका जस्ट उल्टा. अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन, वहां पे एसेट था, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है. फिर से अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, यहाँ वहां पे भी पास्ट इवेंट है, यहाँ पे भी पास्ट इवेंट. डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एंटिटी. सेम डेफिनेशन. ठीक है, सेम डेफिनेशन कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी का. एक और डेफिनेशन आपको पता है होगा, लेकिन आप अमाउंट असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको पता है कि होगा लेकिन आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा. ऑब्लिगेशन है लेकिन पैसा नहीं भरना पड़ेगा. ठीक. सेकंड डेफिनेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. पॉसिबल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? पॉसिबल मतलब फ्यूचर में पॉसिबल है, लेकिन प्रेजेंट मतलब अभी भी ऑब्लिगेशन है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट के कारण अराइज हुआ है, बट नॉट रिकॉग्नाइज. हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया बिकॉज ऑफ टू रीजंस. पहला, इट इज नॉट प्रोबेबल, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है. ठीक है, मतलब चांसेस है कि आपको पैसा देना ही नहीं पड़ेगा. दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऐसे रिसोर्सेज जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, मतलब पैसा, आर रिक्वायर्ड. ठीक है, या तो फिर एसेट चले जाएगा हमारा. ठीक. इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड. ऐसे रिसोर्सेज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो उसका आउटफ्लो रिक्वायर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, मतलब देना नहीं पड़ेगा, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. या तो फिर अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड. आपकी ऑब्लिगेशन है प्रेजेंट, लेकिन आप एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हो कि आपका कितना खर्चा हो जाएगा, तो भी उसको कंटीजेंट लायबिलिटी मानना है. लायबिलिटी है लेकिन कंटीजेंट है, होगा या नहीं होगा श्योरिटी नहीं है. राइट. ये दो डेफिनेशन के बाद मूव करते हैं प्रोविजन के ऊपर. लेकिन अगर आपके पास रिलायबल एस्टिमेट बन गया,
ठीक है, रिलायबल एस्टिमेट बन गया तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन इज प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, अभी अनसर्टेन अमाउंट, लेकिन एक मेजर कर सकते हो रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। आपको पता है एप्पल सैमसंग बहुत सारे हैंडसेट्स बनाते हैं, अब उसके ऊपर वो वारंटी का देते हैं, अब उसके ऊपर वो वारंटी देते हैं 1 साल की। वारंटी सामने वाले के लिए बेनिफिट है, लेकिन इनके लिए क्या है, एक्सपेंस है। पता नहीं है ना कितने हैंडसेट्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एस्टिमेट लगा सकते हो, कैसे, पास्ट एक्सपीरियंस से। हर साल 4 से 6% तक आपका हैंडसेट वापस आता है फॉर वारंटीज, तो आप एवरेज पकड़ोगे तो 5% आपका आ जाएगा। तो इनके पास एक रिलायबल एस्टिमेट है। ठीक, प्रोविजन इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स वेयर एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल। वहां पे प्रोबेबल नहीं था, यहाँ पे प्रोबेबल है। एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, आप एक एस्टिमेट भी लगा पा रहे हो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी, यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, वहां पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं था। यहाँ पे रिलायबल एस्टिमेट है प्रोविजन में, लेकिन वहां पे रिलायबल एस्टिमेट आप नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, प्रोविजन इज प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, देखो अनसर्टेन अमाउंट है विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। कंटीजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर on certain future events. Provision meets the recognition criteria, ये मीट करता है, and a contingent liability fails to meet because आप estimate ही नहीं लगा पा रहे हो। Provision is recognized when an enterprise has a present obligation arising from past events and an outflow of resources embodying economic benefit is probable and a reliable estimate can be made ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, डज नॉट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब वहाँ पे एक तो रिसोर्सेज नहीं जाएंगे ये पता है, और दूसरा अगर नहीं पता तो आप रिलायबल एस्टिमेट मेड नहीं कर पा रहे हो। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज प्रोबेबल दैट द सेटलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, तो वो रिकॉग्नाइज कर देगा प्रोविजन में। लेकिन अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रहा है दैट इट इज लेस लाइकली, ठीक है, चांसेस ही नहीं है पेमेंट करने के, तो वो क्या हो गया, कंटीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, हो सकता है करना पड़े, हो सकता है ना करना पड़े। अगर पता है करना पड़ेगा, जैसे कि वारंटी पता है ना करना पड़ेगा कंपनी को, अगर आप एप्पल के अकाउंटेंट हो, आपको पता है कि वारंटी में हैंडसेट आएगा तो उसके ऊपर खर्चा होगा, अब वो खर्चा फ्री थोड़ी ना होने वाला है, तो वो प्रोविजन होता है। इसके बाद यूनिट 6 अकाउंटिंग पॉलिसीज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स adopted by the enterprise, जो enterprise अडॉप्ट कर रही है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन जो हमने पहले पढ़ लिए। ठीक, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जहां पे डिपेंड जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। और आप सिलेक्शन कैसे करते हो, 3 चीजों के बेसिस पे करते हो। पहला होता है प्रूडेंस, दूसरा होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और तीसरा होता है मटेरियलिटी। प्रूडेंस क्या होता है, आपको एंटिसिपेटेड लॉसेस है उसको रिकॉर्ड करना, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है, आप ग्राउंड रियलिटी पे जाओ, ऊपर ऊपर से मत देखो। और तीसरा होता है मटेरियलिटी जो सिग्निफिकेंट है बिजनेस के लिए। ठीक, अब है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब कब करोगे, पहला जब लॉ की डिमांड है, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस के लिए, और तीसरा जो आपकी नई पॉलिसी वो ज्यादा ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखा रही है। ट्रू एंड फेयर वैल्यू मतलब प्रॉपर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखा रही है। ठीक है, इन 3 केसेस पे चेंज कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट द केसेस व्हेन द अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी चेंज। तो आप लिखो इन फॉलोइंग केसेस द अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी चेंज। फर्स्ट है टू कंप्लाई विद द न्यू लॉ, दूसरा टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी एक लॉ के टाइप का ही होता है। ठीक है, लॉ नहीं लेकिन लॉ के टाइप का फॉलो करना पड़ता है। और तीसरा द न्यू मेथड विल शो बेटर पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो फिर विल शो मोर ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ब्रीफ, आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज, ये अपन ने पहले भी कर लिया। ठीक है, आरटीपी का क्वेश्चन है, आप कर लेना, इसको आ सकता है एग्जाम में। अभी जो लास्ट पेज के क्वेश्चंस है ना, ये वो क्वेश्चन है जो आरटीपी में है लेकिन आज तक पूछे नहीं गए, सारी की सारी आरटीपी इंस्टीट्यूट की अभी तक जितनी भी आरटीपी है उनके क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल कर दिए, और जो एग्जाम में पूछे नहीं गए। तो आरटीपी का क्वेश्चन अभी तक अगर एग्जाम में नहीं आया है तो देयर आर हाई चांसेस कि एग्जाम में आ जाए, इनको आप प्रॉपरली कर लीजिएगा। ठीक है, इनके आंसर्स भी यहीं पे दे दिए गए हैं, स्ट्रेट, ट्रू एंड फॉल्स। अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच हैज इट्स ओन प्रोसेसिंग मेथड्स एंड आउटपुट, हाँ ट्रू है। ठीक है,
फिर वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जनरली शोन इन द बैलेंस शीट, नो, फॉल्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की जो वैल्यू है उसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप सेट करते हो तो एक मेथड की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाती है मार्केट में, मतलब मैं भी फॉलो करूंगा, आप भी फॉलो करोगे, बाकी सब भी फॉलो करेंगे, तो एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस, ठीक है, कंपेरेबल प्रैक्टिस हो जाती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। मेजरमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजरमेंट को पढ़ लेना, हाई चांसेस एग्जाम में आने के। हर बार इंस्टीट्यूट का आरटीपी में आता है लेकिन इसको पूछा नहीं गया है। और इसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, ये जो दो कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, इनके आंसर का रट्टा मार लेना वर्ड टू वर्ड। मोस्ट चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आरटीपी में बार बार पूछती है इंस्टीट्यूट, लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, तो देयर आर हाई चांसेस कि एग्जाम में पूछ ले। तो आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसके बाद अपन जर्नल टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिवीजन में।